कि अगर खुदा ना खास्ता आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उनको भी बेच दिया जाएगा। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जिस तरह मैंने आज ये बात से आपको पढ़ाना भी था, हम लोगों ने बिजनेस और टाइप्स ऑफ बिजनेस को डिस्कस करना था, उसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप डिस्कस करना है। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है बेटा, उसकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो जब तक आप उसके पैसे वापस नहीं करेंगे जो आपके जिम्मे पेएबल है, उस वक्त तक आपकी जान नहीं छूटेगी। यानी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपका घर, आपकी गाड़ी, हर चीज बेच दी जाएगी। जबकि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका बिजनेस फेल हो जाता है तो सिर्फ बिजनेस को बेचा जाएगा, यानी बिजनेस के अंदर जो एसेट्स हैं उनको बेचा जाएगा। जिसको पैसे मिल गए, बाकी पेमेंट करने के आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो कंपनी होती है उसकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, और जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप होती है उसकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड मीन कि जब तक आप पे नहीं करेंगे आपकी जान नहीं छूटेगी। गॉट द आइडिया बेटा? यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कि अकाउंटिंग क्या होती है। उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। और हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, उसके बाद जो हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं उस स्टेटमेंट्स के मुताबिक वो अकाउंटिंग जो है वो दैट अकाउंटिंग कहलाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा फॉर द प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बन जाएगी। अगर हम कहेंगे फॉर द मेकिंग ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग बन जाएगी। अगर हम कहेंगे कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैक्स अकाउंटिंग तो वो टैक्स अकाउंटिंग बन जाएगी। हमने कल डिस्कस की थी चीजें। हर अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना बेटा ये शामिल है। उसके बाद जब हम लोग समराइज करने के बाद जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं उन स्टेटमेंट की बेस के ऊपर आपकी जो है वो डेफिनेशन बनती है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग है तो हमारी जो डेफिनेशन बनेगी वो यही बनेगी, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनाना इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। सर तो कल हम थोड़ा सा सर बेसिकली अकाउंटिंग्स की कितनी टाइप्स हैं? अकाउंटिंग की तो बेटा बहुत सारी टाइप्स हैं, आगे फर्दर उनके सब टाइप्स हैं। मतलब जब आप उसकी हायरार्की बनाएंगे तो हर हायरार्की के अंदर से आपकी अकाउंटिंग की टाइप्स निकलते आएंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह मैं कुछ बोल रहा हूँ, कास्ट अकाउंटिंग है, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग 1 है, एडवांस अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग 2 है। मकसद सिर्फ क्या है, मतलब जितनी मैंने अभी थोड़ी सी आपके सामने बोली है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस फील्ड में डील कर रही है उस फील्ड के मुताबिक वो अकाउंटिंग आपकी बन जाएगी। मकसद सबका एक ही है, जिस तरह आप लास्ट टाइम मैंने बताया था कि रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। कौन सी ट्रांजैक्शन, जिस तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप टैक्स अकाउंटिंग की बात करेंगे तो वो टैक्स से रिलेटेड चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे तो उसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे जो हम कल पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बैलेंस शीट का बता दिया था, इनकम स्टेटमेंट हमने पढ़ना है। हमारा सब्जेक्ट क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग है तो मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाना सिखाऊंगा। तो फर्क बहुत सारे टाइप्स है बेटा। आगे जब आप इसको क्लासिफाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द यू कैन से दैट उसकी वर्किंग के हिसाब से उसकी टाइप्स बनती जाएंगी। अच्छा ओके, हम डिस्कस कर रहे थे कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। उसके अंदर हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था उसमें मैंने दो स्टेटमेंट्स आपको बताई थी। नंबर 1 इज बैलेंस शीट और नंबर 2 इज इनकम स्टेटमेंट।
बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क है बेटा? ये मैंने कल आपको बताया था जी, बताएं मुझे जरा। बैलेंस शीट क्या बताती है और इनकम स्टेटमेंट क्या बताती है? सर बैलेंस शीट बिजनेस की पोजीशन शो करता है सर, और इनकम स्टेटमेंट बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो करता बिल्कुल, बैलेंस शीट जो है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है और इनकम स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है। फाइनेंशियल पोजीशन मीन जो हमने कल डिस्कस किया था, एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी आ जाती है, जबकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो कि हमने आज डिस्कस करना था, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टेटमेंट बताती है कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखूंगा वन बाय वन, आप लोगों ने मुझे उनका डिफरेंस बताना है, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग कैसे बनानी है स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सीखा होगा कि बैलेंस शीट कैसे ड्रॉ करनी है, एसेट साइड पे क्या लिखते हैं, लायबिलिटी साइड पे क्या लिखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर लेके जाना है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर ले जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना जरूरी है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको उन चीजों के बारे में पता है। अच्छा, अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं, आपने सेल्स का वर्ड सुना होगा। अब आप मुझे पहले बताएंगे सेल्स और रेवेन्यू में क्या फर्क है जी? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड सर रेवेन्यू? सेल हम जो चीजें बोले बोले हसनैन, बोले बेटा। सर सर सेल हम जो चीजें बेचते हैं सर, और ठीक है, रेवेन्यू और सर रेवेन्यू? हम जो हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है। जब आप लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तो एंड पे जब आंसर लिखते थे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखते थे, ऐसे ही है? यस सर। तभी आपने वहां पे लिखा नेट रेवेन्यू या नेट लॉस लिखा हो? नो सर। नो सर, सर हमने ये नहीं थी पढ़ी, इनकम स्टेटमेंट नहीं थी पढ़ी सर। चलें, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी सेल्स में से हम लेस करते हैं एक्सपेंस, ये बड़ा आसान सा बना रहा हूं मैं, एक्सपेंसेस को, तो हमारे पास या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। ये बड़ी मैंने आसान सी बनाई है, अदरवाइज इसके अंदर और भी स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको उसकी तरफ नहीं लेके जा रहा। यानी सिंपल यार, आपने कितना कमाया और आपके कितने खर्चे हुए, अगर उसके बाद आपका आंसर पॉजिटिव निकला तो प्रॉफिट में है, अगर आपका आंसर नेगेटिव निकला तो आप लॉस में है। फर्क ये है कि सेल्स और रेवेन्यू में क्या फर्क है, ये मुझे बताएं। सेल्स देखिए सिंपल सी बात है, जो चीजें आप बेचते हैं वो आपकी सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी मोबाइल फोन बनाती है और कंपनी मोबाइल फोन को मार्केट में सेल आउट करती है, तो आप कहते हैं जी मैंने 4 लाख रुपए के मोबाइल फोन बेच दिए, तो 4 लाख आपकी सेल्स हो गई। रेवेन्यू क्या हुआ फिर? सर जो हमने चीजें बेची हैं, जो उसका पैसा आया सर हमें वो चीजें रेवेन्यू होगा, बेचने वो तो सर, सेल्स अमाउंट कहते हैं उसको। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने अभी आगे यूज करनी है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स आपके यहीं पे क्लियर करना चाह रहा हूँ। सर रेवेन्यू वो होगा यानी कि सर अगर हमने 2.5 लाख हम बैल खरीदे थे और आगे सर 4 लाख का सेल किया तो 1.5 लाख सर हमारा रेवेन्यू होगा बीच में। तो फिर प्रॉफिट क्या हुआ? उसको आप प्रॉफिट भी तो कह सकते हो ना। जी सर वो 2.5 लाख के बने थे, 4 लाख के सेल किए, तो आपने सेल में से एक्सपेंसेस को माइनस किया, जिस तरह मैंने अभी देखिए आपके सामने लिखा भी हुआ है, सेल्स लेस एक्सपेंसेस, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। देखिए बेटा सिंपल याद रखिएगा, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। सेल्स और रेवेन्यू एक ही चीज के दो नाम हैं। सेल्स और रेवेन्यू एक ही चीज के दो नाम हैं, फर्क सिर्फ ये है सेल्स का वर्ड यूज किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी बोला कि जी आपने मोबाइल फोन बनाती है तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कपड़ा बनाती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बॉटल्स बनाती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। और रेवेन्यू का वर्ड यूज किया जाएगा सर्विसेज कंपनी के लिए। अब फॉर एग्जांपल टीचर है बेटा, टीचर क्या बेच रहा है आपको? मैं आपको क्या बेच रहा हूँ? सर्विस दे रहे हैं मैं अपनी सर, सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस के अगेंस्ट मुझे क्या मिल रहा है? सैलरी मिलेगी। रेवेन्यू। वो जो सैलरी होगी वो मेरे लिए रेवेन्यू है। मैं उसको सेल्स नहीं बोलूंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं उसको रेवेन्यू बोलूंगा। मैं अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। लेकिन अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बॉल पॉइंट बना के बेच रहा हूँ और मैं कहता हूँ मैंने 10,000 रुपए की बॉल पॉइंट बना के बेची, तो वो जो 10,000 होगा वो मेरी सेल्स होंगी, उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। यानी दोनों वर्ड्स सेम है, दोनों में से भी एक्सपेंसेस माइनस होने हैं। फर्क सिर्फ ये है कि सेल्स का वर्ड हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए और रेवेन्यू का वर्ड हम यूज करेंगे सर्विसेज बिजनेसेस के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं जी बैंक की बनाओ इनकम स्टेटमेंट,
अब बैंक क्या बेचता है बेटा? सर्विसेज। प्रोडक्ट तो नहीं बेचता, बैंक अपनी सर्विसेज देता है आपको, लोन की सर्विसेज दे दी, मुख्तलिफ चीजों की सर्विसेज दे दी, उसके अगेंस्ट वो आपसे पैसे रिसीव करता है। तो जब हम लोग बैंक की स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ जी मसूद टेक्सटाइल मिल की बनाओ, तो मसूद टेक्सटाइल मिल कपड़ा बेचती है, तो मैं उसकी स्टेटमेंट शुरू करूंगा सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। सिर्फ ये फर्क है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों में से भी एक्सपेंसेस माइनस होने हैं। अंडरस्टैंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा? यस सर। ओके, एक कॉन्सेप्ट और देना यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। वो कॉन्सेप्ट आपने मुझे बताना है कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फर्क है। सर कॉस्ट जो हमारी चीजों में प्रोडक्शन होने में सर लगती है, लागत आती है, वो कॉस्ट है। ठीक है, एक्सपेंस फिर क्या हुआ? देखिए छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है बेटा जो हमने सर यूज बाकी करते जो हैं। भी कंपनी के सारे छोटे छोटे एक्सपेंस खर्चे होंगे सर, वो एक्सपेंस होगा। मसलन छोटे छोटे खर्चों से मुराद आपकी कोई एग्जांपल? सर जैसे कोई ऑफिस इक्विपमेंट की चीज है, ओके, कोई मशीनरी खराब आप होगी ये कह रहे सर। हैं कि जो वर्किंग के दरमियान खर्चा होगा उसको एक्सपेंस यस सर। बोलेंगे, जो प्रोडक्ट बनाने पे खर्चा होगा उसको कॉस्ट बोलेंगे। यस सर। ओके, एनीवन एल्स बेटा? बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें बेटा। देखिए मैंने बोला जो आपको आंसर आता है बोला करें। क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और ये आप लोगों की मार्किंग में बहुत हेल्प करेगी मुझे, आपकी रेगुलरिटी और आपकी पार्टिसिपेशन। 2-3 लोग बच्चे काफी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, जो भी आपके माइंड में आता है आंसर दिया करें। सर प्रोडक्शन में कॉस्ट जो भी आएगी या फिर वो रॉ मटेरियल परचेज करने में जो होगा वो कॉस्ट होगा, और जो बिजली के बिल वगैरह या कुछ भी इस तरह की पेमेंट होगी वो जो एक्सपेंस किसी बिल्डिंग या ऑफिस को रन करने में आ रही है वो कॉस्ट हो जाएगी, वो सॉरी एक्सपेंस हो जाएगी हो सर। जाएगा। मैं समझ गया बेटा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो चीजें बनाने पे खर्चा आ रहा है वो कॉस्ट है, और जो आपको चलाने के लिए खर्चा आ रहा है वो एक्सपेंस है, मतलब बिजली का बिल हो जी गया, रेंट वगैरह हो गया। ओके, देखिए छोटी सी एग्जांपल अंडरस्टैंड करनी है, मैं भी आपके सामने लिखता हूँ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी कॉस्ट अकाउंटिंग का और हमने कॉस्ट ही कैलकुलेशन करना सीखनी है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। फॉर सर हमारे एग्जांपल एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं। जी एस नैन बेटा बोले। सर मैंने कहा हमारे एक्सपेंस भी दो तरह के हो सकते हैं सर, एक होता है कैश बेस और एक एक्रूवल बेस। चले वो तो आ जाना, जो कैश पे करेंगे वो कैश हो जाएंगे, जो आप उधार पे करेंगे वो एक्रूवल हो जाएंगे। वो तो एक और कॉन्सेप्ट, उसके अगर फर्दर टाइप्स में चले जाएंगे, पहले बेसिक हमें क्लियर करना चाहिए कि फर्क क्या है दोनों में। देखिए आप एक बॉल पॉइंट खरीदते हैं, चले मैं कहता हूँ मैंने 10 बॉल पॉइंट खरीदी, सुनिएगा जरा, 10 बॉल पॉइंट्स मैंने खरीदी, और एक बॉल पॉइंट की प्राइस है 5 रुपए, तो इसका मतलब मैंने कितने शॉपकीपर को कितने पैसे पे किए? 50 रुपीज। ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा एक्सपेंस है? एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस है। ओके, अब जरा गौर से सुनिएगा, ये 5 बॉल पॉइंट्स मैंने इस्तेमाल की, मैंने अपने उसमें खर्च करने के लिए यूज की थी, ली थी अपने बिजनेस में यूज करने के लिए मैंने ली। इन 10 बॉल पॉइंट में से 6 बॉल पॉइंट मैंने कंज्यूम कर ली, ये मैं कंज्यूम कर चुका हूं, यानी मैंने यूज कर ली। बाकी की जो 4 बॉल पॉइंट्स है वो मेरे पास अभी पड़ी हैं, मैंने भी इस्तेमाल नहीं की, नया साल शुरू हो गया, यानी अगले साल में चला गया, हमारी स्टेटमेंट खत्म हो गई, हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। अब गौर से सुनिएगा बेटा, व्हाट यू पे इज कॉल्ड कॉस्ट। दोबारा सुन ले, व्हाट यू पे इज कॉल्ड कॉस्ट। जो भी आप पे कर देते हो एट द टाइम वो आपके लिए कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 बॉल पॉइंट खरीदी, 50 रुपए मैंने पे किए, दिस 50 रुपीज इज माई कॉस्ट। एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सपेंस। उसमें से जितना हिस्सा आप इस्तेमाल कर लेंगे वो आपका एक्सपेंस बनता जाएगा। एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज बिकम योर एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल आपने 4 लाख रुपए का रॉ मटेरियल मंगवाया, प्रोडक्शन के लिए 4 लाख का रॉ मटेरियल मंगवाया, वो 4 लाख रुपए आपने कॉस्ट में लिख दिया, लेकिन जब सारा साल आप प्रोडक्शन करते रहे तो उसमें से 1 लाख रुपए का मटेरियल बच गया। इसका मतलब कि आपका एक्सपेंस 3 लाख हुआ है, 4 लाख नहीं हुआ। जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट या जब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो हम करते हैं सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। हम सेल्स माइनस कॉस्ट नहीं करते, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा भी था, सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। तो वहां पे आपने 4 लाख को माइनस नहीं करना, वहां आपने 3 लाख को माइनस करना है। फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर हमने 4 लाख पे किया था, हमारी पॉकेट से 4 लाख जा चुका है,
वो जो 1 लाख रुपया अभी तक आपका बचा हुआ है जो कि आपने कंज्यूम नहीं किया, क्योंकि हमने बैलेंस भी तो बराबर करना ना खाते का, वो 1 लाख रुपया बेटा आपके एसेट्स में चला जाएगा कि अभी 1 लाख रुपए का मटेरियल एज अ एसेट्स हमारे पास पड़ा हुआ है। तो दोबारा सुन लें, कॉस्ट क्या है? व्हाट यू पे इज योर कॉस्ट एंड एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज योर एक्सपेंस। हाँ, आपने 10 बॉल पॉइंट खरीदी, कॉस्ट इज 50 रुपीज, 10 की 10 कंज्यूम कर ली, एक्सपेंस भी 50 रुपीज हो गया। तो जो कॉस्ट में से चीज बच जाती है उसको हम खर्चे में नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको हम कहां पे लिखेंगे? उसको हम एसेट्स के तौर पे लिखेंगे। अब इसमें से जो 4 बॉल पॉइंट्स आपकी बच चुकी हैं, वो 4 बॉल पॉइंट्स हमने अभी कंज्यूम नहीं की। ये 4 बॉल पॉइंट्स हम कहां पे लिखेंगे? ये 4 बॉल पॉइंट्स मैं अपने एसेट्स की साइड पे जाके लिख दूंगा जी कि ये 4 बॉल पॉइंट्स मेरे पास अभी पड़ी हुई है और 20 रुपए का भी मेरे पास कॉस्ट है, लेकिन अभी उसका एक्सपेंस नहीं बना। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके सेल्स में से सारी की 4 लाख को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट गिर जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस मेरा 4 लाख तो हुआ ही, एक्सपेंस सॉरी एक्सपेंस तो मेरा 3 लाख हुआ है, क्योंकि मैंने 4 लाख का मटेरियल खरीदा था, यूज तो मैंने 3 लाख किया, तो जितना कंज्यूम किया उतना ही लिखो, बाकी आपके पास अभी पड़ा हुआ है, वो आपका भी एसेट है। अगले साल जब कंज्यूम हो जाएगा तो अगले साल जाके वो एक्सपेंस बन जाएगा। गॉट द पॉइंट बेटा? यस सर। बात समझ आ गई सबको? जी मरियम बेटा। यस सर। यस सर। आज कुछ स्टूडेंट्स मुझे नए भी नजर आ रहे हैं जो कल नहीं थे। यस सर। ओके, जहां पे बेटा जी इसकी समझना है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, ये तो अगर थोड़ा सा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, चलें फर्दर मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। अकाउंटिंग की मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है। अकाउंटिंग बेटा मेरा ख्याल है कि ये आपको पता ही होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ज्यादा से ज्यादा की तरफ नहीं लेके जा रहा, ये चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी है, मैंने कल बता भी दिया था। एसेट्स क्या होते हैं? हर वो चीज जो आपके बिजनेस ऑन करता है वो उसके एसेट्स हैं, हमने ये कल डिस्कस कर लिया था। लायबिलिटीज क्या होती है? हर वो चीज जो बिजनेस ने पे करनी है वो उसकी लायबिलिटी है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ लोगों के लिए जिन लोगों ने कल क्लास नहीं ली थी। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? वो पैसा जो बिजनेस में ऑनर इंट्रोड्यूस करवाता है, दैट इज कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी। एसेट्स बेटा दो तरह के हमने पढ़े थे, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। वो एसेट जिनको हम विद इन 1 ईयर कंज्यूम करेंगे वो करंट एसेट है, वो एसेट जिनको हम मोर देन 1 ईयर में कंज्यूम करेंगे वो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। इसी तरह लायबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं, एक को हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं और एक को हम फिक्स लायबिलिटीज कहते हैं। वो लायबिलिटीज यानी वो पैसा जो आपने विद इन 1 ईयर पे करना है वो करंट लायबिलिटी है, वो पैसा जो आपने मोर देन 1 ईयर में पे करना है वो आपकी फिक्स लायबिलिटी है। एक सेकंड बेटा, जरा कॉल आ रही है, मैं कॉल सुनूं। ओके बेटा, तो लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज और फिक्स लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज जो आपने विद इन 1 ईयर में पे करनी है और फिक्स लायबिलिटीज मीन जो आपने मोर देन 1 ईयर में पे बैक करनी है वो आपकी फिक्स लायबिलिटीज होती है। सीआर सर बैठे हैं आज क्लास के? सीआर बैठे हैं क्लास में कि नहीं? अभी भी नो सर। नहीं है। चलें, ये कुछ थोड़े से बेटा कॉन्सेप्ट जो आपके सामने स्लाइड आ रही है, कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स के बाद फिर हम डायरेक्ट जाएंगे अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर और हम डिस्कस करेंगे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे इसको टर्म्स को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मुझे बताएं व्हाट इज बिजनेस बेटा? बिजनेस क्या होता है? सर एनी लीगल एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट।
जी बेटा, क्या होता है बिजनेस? Sir, any legal activity which is done जी for बोलने earning बोलने बेटा। profit. एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट। हर वो लीगल एक्टिविटी बेटा जो हम परफॉर्म करते हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। द वर्ड लीगल शुड बी यूज। अगर बेटा वर्ड लीगल यूज नहीं करेंगे तो दैट इज नॉट अ बिजनेस, उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। तो बिजनेस के लिए लीगल एक्टिविटी का वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक्टिविटी बिजनेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अगर हम कैसीनो की बात करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो कैसीनोज हैं वो लीगल नहीं है, लेकिन अगर आप यूरोप के अंदर बात करेंगे तो यूरोप में वो एक्टिविटी लीगल है और वहां पे वो बिजनेस के तौर पे यूज हो सकती है। सो दैट्स व्हाई बिजनेस के लिए लीगल एक्टिविटी का वर्ड यूज होना बहुत जरूरी है। 3 तरह के बेटा बिजनेसेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, थोड़ा सा जस्ट मैं आपको आइडियाज दूंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बेटा? वाहद मिल्कियती कारोबार जिसे सिर्फ सारा एक बंदे रन करता है, उसका ओनर वही होता है, उसके मुनाफा का उसके नुकसान का सर वही जिम्मेदार होता है। ओके, वन मैन शो इसको बोलते हैं। और सर पार्टनरशिप होता है जानी सर 2 या 2 से ज्यादा पहले सर पहले लोग। सोल प्रोप्राइटर करें बेटा, पहले सोल प्रोप्राइटर के बताएं और इसमें क्या चेंज आती है? क्या सर किस तरह चेंज? सर इसमें पार्टनर्स नहीं होते सर। ओके, सर सोल एक प्रोप्राइटरशिप को बेटा हम बोलते हैं वन मैन शो। सिंगल ओनर होता है, वही प्रॉफिट वही लॉस का मालिक होता है। ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस फेस बाय ओनली वन पर्सन। एक ही पर्सन बेटा उसको प्रॉफिट एंड लॉस को फेस करता है, इसीलिए इसको वन मैन शो बोलते हैं। और इसकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। जब भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लायबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस फेल हो जाता है, बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, then personal property of the owner is also responsible for the payments। यानी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाएगा, आपकी हर चीज को जो है उसको सेल आउट कर दिया जाएगा। जब तक आप पैसे वापस नहीं करेंगे आपकी जान नहीं छूटेगी। गॉट द पॉइंट बेटा? ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था अनलिमिटेड लायबिलिटी का। यस सर। पार्टनरशिप के अंदर बेटा 2 और मोर देन 2 पर्सन रन अ बिजनेस। 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है वो बिजनेस को रन करते हैं। इसमें एक वर्ड यूज होता है पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट का। वो क्या होता है? पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, वो क्या होता है? सर बेसिकली ये एक सारा एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के दरमियान। ठीक है, अच्छा 1 मिनट बेटा रुकिएगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ बेटा। 5 मिनट आप लोगों ने वेट करना है, उसके बाद मैं ना आके यहीं से क्लास दोबारा ज्वाइन करूंगा।